नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर संतोष, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन छत्तीसगढ़। आप लोग कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब भी हम अपने एनिमल को, अपने शीप को, गोट को वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद भी उस पर्टिकुलर एनिमल में डिसीज आ जाता है, मींस या उस लॉट में डिसीज आउटब्रेक हो जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया वैक्सीनेशन करने के टाइम में, क्या गलतियां ऐसे हम कर बैठे जिसकी वजह से वैक्सीनेशन देने के बाद भी आपके एनिमल्स को पर्टिकुलर डिसीज हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप एक फार्मर है या वेट हैं या एनिमल्स रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग ऐसे क्या क्या प्रिपरेशन करें, क्या क्या ऐसे सेफ्टी वहां पे हम बरते जिसकी वजह से वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमारे एनिमल्स को बिल्कुल भी वहां पे डिसीज ना लगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले इसी सब कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो पर्टिकुलर एनिमल है उसको वैक्सीनेशन के बाद में डिसीज आउटब्रेक वहां नहीं होगा। वैक्सीनेशन फेल्योर के बारे में जानने से पहले हम कुछ पर्टिकुलर और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मोर्टिलिटी इज कॉमन इन ट्रेडिशनल शीप एंड गोट फार्मिंग। मींस अगर आपके पास में शिप है, गोट है, इसमें आप लगे हैं तो मोर्टिलिटी तो वहां होता है। ऐसा नहीं है कि, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां आप 100% मोर्टिलिटी को चेक करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हम दूसरे सेफ्टी मेजर बरतते हैं, जैसे वैक्सीनेशन है और दूसरा डिवर्मिंग है, दूसरा काम करते हैं, तो इस मोर्टिलिटी की परसेंटेज को हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट है, इट इज रेयर टू फाइंड फ्लॉक विद जीरो मोर्टिलिटी। जैसे कि मैंने अभी पहले पॉइंट में बता रहा था कि ऐसा कोई भी फ्लॉक नहीं है जिसमें हम मोर्टिलिटी को जीरो करें। हाँ, हम कंसीडरेबली काफी हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और यही हमारा जो वैक्सीनेशन हम करते हैं, हमारा पर्पस यही रहता है कि वहां मोर्टिलिटी को काफी हद तक कम करना। तीसरा, इन मेजोरिटी ऑफ द फ्लॉक्स फ्लॉक प्रोडक्टिविटी इज आल्सो पुअर। हम आप कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे कि हमारे पास में एनिमल्स तो ज्यादा है, हमारे पास शिप ज्यादा है, गोट ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी वो काफी कम होता है। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि अगर आप उसको मिल्क के लिए पाल रहे हैं तो उसका मिल्क ही कम आ रहा है। अगर आप उसको बच्चे के लिए पाल रहे हैं तो बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन बच्चे कमजोर पैदा हो रहा है। या बच्चा अगर पैदा हो भी रहा है तो उसमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है और 2-3 महीने बाद उसका डेथ हो जाता है। अगर हमारे फार्म में मोर्टिलिटी आता है, किसी एनिमल को बीमारी लगता है, तो उसमें से कई रीजन हो सकता है, उसमें से कई सारे रीजन है उस पर्टिकुलर मोर्टिलिटी के पीछे, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है बीमारियां। चलिए, हम अभी बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। तो सी, जब हम एक फ्लॉक को मेंटेन करते हैं तो वहां दो चीजें होता है। पहला चीजें तो यह है कि एक प्रिवेंशन होता है और एक क्योर होता है। प्रिवेंशन हम उसको बोलते हैं जिसको हम बीमारी आने से पहले यूज करते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम उन एनिमल्स में करते हैं जिन एनिमल्स में बीमारी नहीं आया है। और एक बार अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल में, आपके शीप में या गोट में एक बार अगर कोई बीमारी हो गया तो वहां भी वैक्सीनेशन काम नहीं करता। उसके बाद में हमको उस एनिमल का ट्रीटमेंट ही करना है। यहां पे यही लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसमें होता क्या है, मैंने फील्ड कंडीशन में देखा और ये फैक्ट बात है कि अगर आप अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं और लेक ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से अगर आपके फार्म में कोई भी आउटब्रेक होता है, तो ये जो आउटब्रेक है आपको अच्छा खासा इकोनॉमिक लॉस दे सकता है। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो हो सकता है वैक्सीनेशन 200, 400, 500 में आपके पूरे लॉट में हो सकता है। जैसे अगर हम एक वैक्सीन है पीपीआर, अगर हम पीपीआर की बात करें तो पीपीआर का वैक्सीन अगर आप होलसेल मार्केट में या रिटेल मार्केट में लेने जाएंगे तो 400 के अराउंड मिलता है। लेकिन सपोज एक बार आपकी बकरियों को पीपीआर हो गया, अगर आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो भाई पीपीआर तो आपके एक जानवर को तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इन्फेक्शियस डिसीज है, हो सकता है आपके पूरे लॉट को ही अपने चपेट में ले ले। और वैसे कंडीशन में आपको पूरे अपने एनिमल्स का वहां पे ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर आप अपने 5 एनिमल्स का भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये 400 रुपए में कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको फिर हजारों में आपको वहां पे खर्चा करना पड़ जाएगा। इसीलिए यहां पे लिखा गया प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये कई सारी चीजों से आपको आजादी दिला सकता है, आपको टेंशन से यहां बचा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ऑल दोज डिसीजेस फॉर विच वैक्सीन आर अवेलेबल कैन बी प्रिवेंटेड विद प्रॉपर वैक्सीनेशन। जैसे मैंने अभी यहां जस्ट लिखा है नीचे पॉइंट में कि जितने भी डिसीज होता है अपने शीप एंड गोट में, उसमें से 11 ऐसे डिसीज है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। और सेकेंड पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन लगवाते हैं, करते हैं, जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से हम वहां पे बीमारियों को बचा सकते हैं या काफी हद तक जो ग्रेविटी है उस डिसीज के आने का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।
देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि कई बार हम अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन तो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आउटब्रेक हो जाता है। तो आज के टॉपिक इसी में हम केंद्रित करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिसीज आउटब्रेक होता है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। और अगर आउटब्रेक उसके बाद भी होता है तो सीधी सी बात है, उसका आपका जो वैक्सीन किए हैं कहीं ना कहीं उसमें फेलियर है, कहीं ना कहीं आप वहां पे गलती कर रहे हैं। अगर आपको एक बार समझ आ जाता है कि भाई आप कहां कहां पे गलतियां कर रहे हैं अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन करने के टाइम में, तो बहुत हद तक आप ये गलतियों को चेक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है। और अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, इस आपके नॉलेज को, तो काफी ज्यादा आप जो फॉर्म में लॉस होता है उसको भी आप बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस एक किसान को प्रॉफिट देना है, उसके एनिमल्स को बचाना है, उसका उसका इनकम जनरेट करना है। अगर हमारे एक छोटे से गलती की वजह से, जैसे वैक्सीनेशन फेलियर की वजह से अगर उनके एनिमल्स में मॉर्टलिटी आता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी असफलता है। और हम जिस पर्पस के लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, एक फार्मर के इनकम को बढ़ाने के लिए, वो पर्पस यहां पे फेल हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था, कई सारे डिसीजेस हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से वैक्सीनेशन के द्वारा रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन फेल होता है, और क्या क्या चीजों को यहां पे हमको समझना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमको निश्चित रूप से बरतना चाहिए जब हम कहीं भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन, एक बड़ा रीजन है एक्सपायरी ऑफ द वैक्सीन। ऐसा देखने में आता है फील्ड कंडीशन में कि कई बार हमारे पास में फ्रिज में वैक्सीन तो पड़ा रहता है, लेकिन यूज ना होने की वजह से, या जहां से हम लाते हैं, जिस मेडिकल स्टोर से लाते हैं, वहां भी हम चेक नहीं करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो दवाई है वो कितने दिन में एक्सपायरी होने वाला है। और ऐसी कंडीशन में हम अपने इस वैक्सीन को छोड़ तो देते हैं फ्रिज में, और हमारा वहां पे ध्यान बिल्कुल भी हट जाता है। और कई बार देखने में आया फील्ड कंडीशन में कि जब हम इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लगाने जाते हैं तो वहां भी हम चेक नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का एक हैबिट होता है, जनरली वो एक्सपायरी डेट को चेक नहीं करते। हम ये तो चेक करते हैं कि भाई कितना ml लगाना है, कहां पे लगाना है, मसल्स में लगाना है कि स्किन में लगाना है कि कहां लगाना है, लेकिन जनरली हम एक्सपायरी डेट को वहां पे अंडरमाइन कर जाते हैं। अगर वहां पे आप एक्सपायरी वाला वैक्सीन यूज करते हैं तो उसकी तो पोटेंसी वैसे भी कम हो गया रहता है, वैसे भी खत्म हो गया रहता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने एनिमल्स को वैक्सीनेशन करेंगे तो बिल्कुल भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा, और उल्टा एक नुकसान और हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप गलत तरीके से उसको वैक्सीन देंगे जिसमें उसकी एंटीजेनिसिटी कम है, उसकी पोटेंसी कम है, तो ये अल्टीमेटली आपके एनिमल को और नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए जब भी आप वैक्सीन लगाने चाहते हैं तो प्लीज लगाने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी डेट को जरूर चेक करें। अगर नियर एक्सपायरी डेट है तो ज्यादा अच्छा, उसको आप यूज ना करें, और अगर एक्सपायरी हो गया तो उसको यूज तो करना ही नहीं। एक ये बहुत बड़ा रीजन है वैक्सीन के फेल्योर होने का। इसमें सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ वैक्सीन विद द रॉन्ग सीरोटाइप। जब हम किसी पर्टिकुलर डिसीज को देखते हैं तो डिसीज ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वायरस के द्वारा होता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेन में ही होता है, उसकी भी कई टाइप होता है। जैसे अगर हम क्लॉस्ट्रिडियम की बात करें, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस का टाइप बी का वैक्सीन तो अवेलेबल है, लेकिन टाइप ए टाइप बी का वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। और ऐसे में अगर आपके लॉट में टाइप ए या टाइप बी की बीमारियां हैं, तो अगर हम टाइप बी का वैक्सीन उसको लगाने के, तो यहाँ पे वो निश्चित रूप से फेल होगा। तो यहाँ ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे पास वैसा स्ट्रेन का वैक्सीन अवेलेबल नहीं रहता है कई बार, जो पर्टिकुलर स्ट्रेन की बीमारी आपके लॉट में वहां पे लगा हुआ। ये तो रही सेकंड रीजन। और तीसरा रीजन है, और ये बहुत बड़ा रीजन है, कोल्ड चेन बिटवीन पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू इनोक्यूलेशन। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जिस जगह में वैक्सीन बन रहा है, भाई जैसे हमारे लोकल यहाँ तो जगह में बनता नहीं, वो तो पर्टिकुलर वैक्सीन बनाने का एक सेंटर है, राइट। तो वहां से जब वो पर्टिकुलर वैक्सीन निकलता है, तो अगर सपोज करो कोई वैक्सीन अगर दिल्ली में बन रहा है या हैदराबाद में बन रहा है, अगर वहां के एक वैक्सीन सेंटर से आता है तो हमारे तक पहुंचने में उसको काफी टाइम लग जाता है। और इस बीच में अपना जैसे हैदराबाद से अगर कोई वैक्सीन निकल रहा है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहा है, तो इस बीच में अगर कहीं भी कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं हो पाए, कोल्ड चेन मींस जितने उसको हमको ठंडे में लाना पड़ता है, जैसे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में वो अगर कोल्ड चेन ब्रेक होता है, अगर टेम्परेचर कहीं हाई हो जाता है, या जिस फ्रीजर में हम लाते हैं वहां पे वो गर्म हो जाता है, या जिस भी सिस्टम से हम उसको अगर कैरी करते हैं, अगर वो सिस्टम कहीं भी ब्रेक होता है, तो उसमें उस पर्टिकुलर वैक्सीन का जो पोटेंसी वैसे ही खत्म हो जाता है, पूरा वैक्सीन ही खराब हो जाता है। तो यहां पे जब भी आप वैक्सीन कैरी करते हैं या वैक्सीन लगाते हैं, तो इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं वो कोल्ड चेन मेंटेन था कि नहीं था। और कई बार फील्ड कंडीशन में ये भी देखने में मिलता है कि हम वहां बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं।
हम ये भी चेक नहीं करते कि भाई हमारा पर्टिकुलर फ्रिज चालू है कि बंद है, या हम ये भी चेक नहीं करते कि वो जो वैक्सीन है जिसको आप यूज कर रहे हैं वो आपके फ्रिज के अंदर पड़ा है कि बाहर पड़ा है, क्योंकि ये देखने में अक्सर आता है कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं अपने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को फ्रिज में रखने को, कहीं भी वो रख देते हैं। यहाँ पे एक टाइम लिमिट रहता है, अगर उस टाइम लिमिट से बाहर अगर वो पर्टिकुलर वैक्सीन फ्रिजी फ्रीजर से बाहर में रहे तो निश्चित रूप से वो खराब हो जाता है, और ये बहुत बड़ा एक रीजन है वैक्सीन फेल्योर का। इसीलिए इस चीज को आप हमेशा ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ लाइव वायरस और लॉस ऑफ प्रोटीन ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। जैसे कि मैंने अभी अगले वाले पॉइंट में बता रहा था कि अगर इसको आप अच्छे से स्टोरेज नहीं करते, क्योंकि भाई स्टोरेज तो आपको इसको कोल्ड जगह में करना है, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ही करना है। अगर आप उसको उस पर्टिकुलर जगह में नहीं करते हैं, या अगर फ्रिज में तो रख दी लेकिन फ्रिज बंद है, और कई बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल में अगर आपके फ्रिज में ये वैक्सीन रखा है लेकिन लाइट का अप डाउन होते रहता है, तो ये भी फील्ड कंडीशन में देखने में आता है कि वहां पे जो है स्टाफ है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि भाई आपका फ्रिज कितने टाइम से चालू है, कितने टाइम वहां से लाइट गया है। ऐसे में जो पोटेंसी होता है पर्टिकुलर वो वैक्सीन का, वो खत्म हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में जब उसकी पोटेंसी एकदम कम है या खत्म हो गया है, ऐसे में अगर आप उस वैक्सीन को यूज करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे वैक्सीन फेलियर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो यूज इनएप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट फॉर द एट्यूनेटेड वैक्सीन। यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट डाइल्यूएंट का मतलब है कि कई सारे ऐसे वैक्सीन है, मेनली एट्यूनेटेड वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन रहता है, जिसकी जिसकी जो वायरुलेंस उसको कम करके हम रखे रहते हैं। ऐसे में जो पाउडर वाला फॉर्म में जो वैक्सीन आता है उसको हमको डिसॉल्व करना पड़ता है, और उस पर्टिकुलर वैक्सीन को जो पाउडर फॉर्म है उसको डिसॉल्व करने के लिए डाइल्यूएंट आता है, मींस एक लिक्विड आता है जिसके थ्रू हम उसको घोलते हैं और उसके बाद भी हम यूज करते हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आया है फील्ड कंडीशन में कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वो पर्टिकुलर डाइल्यूएंट को यूज नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये पाउडर फॉर्म में है, इसको तो घोलना बस है, और ऐसे में वो कोई भी स्टेराइल वाटर यूज कर लेते हैं, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, लेकिन ऐसे में काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा रीजन है वैक्सीन फेलियर का। आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा दिया गया डाइल्यूएंट ही यूज करना है, क्योंकि वो उस तरीके से ही बनाए रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपने अपने मर्जी से उसमें यूज करेंगे कोई भी डिस्टिल वाटर या पानी को कई बार बॉइल करके लोग उसमें घोलते हैं, ऐसा देखने में आया है फील्ड कंडीशन में, तो प्लीज आप ऐसे गलतियां ना करें। उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो भी डाइल्यूएंट दिया गया आप प्लीज उसी डाइल्यूएंट को यहां यूज करें। इसमें अगला पॉइंट है फॉल्टी रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जैसे कि मैंने इसके जस्ट पहले वाले में बता रहा था कई सारे ऐसे वैक्सीन है जो पाउडर फॉर्म में आता है। तो एक गलती फील्ड के लोग क्या कर जाते हैं यहाँ पे कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर आपके पास में पाउडर है, तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो पाउडर है वो कितना डोज आके जाके बनेगा, मींस 20 डोज का है, 25 डोज का है, 30 का है, 40 का है, 50 कितना डोज बनेगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि इसमें कितना ml अपना डाइल्यूएंट को मिलाना है। वहां पे उसमें लिखा रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए आपको 10 ml मिलाना है या 15 ml मिलाना है या 20 ml मिलाना है, ये स्पेसिफिक रहता है। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ घोलना है ये समझ के हम उसमें जहां पे 20 ml हमको डालना था डाइल्यूएंट, उसमें हम 25 ml डाल देते हैं। अब आप सोच के देखिए, जहां पे उसका यहाँ पे तो हमको उसको कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे में जहां पे आपको एक पर्टिकुलर जब डोज करेंगे, भाई 2 ml लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2 ml तो लगा रहे हैं एनिमल को निश्चित रूप से, लेकिन वहां पे 2 ml में जो कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे ये वैक्सीन के उसका किल्ड वायरस का वो काफी कम हो जाएगा, और ऐसे में यहाँ पे वैक्सीन फेलियर के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसीलिए प्लीज जब भी आप इस टाइप को वैक्सीन लगाते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो वहां पे एक बार पढ़ लें कि कितने ml में एग्जैक्टली इस पाउडर को आपको डिसॉल्व वहां पे करना है। इसका अगला पॉइंट है कॉन्टेमिनेशन ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। आप देखे होंगे कि जब हम फील्ड कंडीशन में अपने एनिमल्स को वैक्सीन लगाने जाते हैं, अपने शीप एंड गोट को, तो कई बार शीप एंड गोट की बॉडी बहुत ज्यादा गंदा रहता है, या कई बार जब हम बार बार वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा हाथ भी गंदा हो जा रहा था। ऐसे में अगर बार बार आप उसी, और एक चीज और देखने को मिलता है जब फील्ड कंडीशन में वैक्सीनेशन करते हैं तो कई बार लोग उसके नीडल को छूते रहते हैं। तो भाई आपका हाथ तो वैसे भी गंदा है, क्योंकि आप फील्ड कंडीशन में अगर कर रहे हो, कई सारे वहां पे एनिमल्स को हैंडल आप कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका हाथ तो वैसे भी गंदा है। और कई बार हम ऐसे जगहों में वैक्सीन को लगाते हैं जहां पे बॉडी एनिमल का खुद गंदा है, जैसे कई बार पीछे की तरफ हम वैक्सीन लगाते हैं, उसके टेल के नीचे वाले जगह हम लगाते हैं, तो टेल के जो पीछे वाले रीजन वैसे भी उसके गोबर से पूरा गंदा हो जा रहा था। ऐसे में अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका नीडल उसमें गंदा होगा, और उसी गंदगी की वजह से वो जो वहां पे कुछ और इन्फेक्शन होगा वो भी उसके बॉडी में चले जाएगा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है वैक्सीन के फेल होने का।
अगला पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड लाइव वैक्सीन फॉर द सनलाइट। इसमें स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि अगर कोई भी आप वैक्सीन यूज करते हैं, पहला तो आपको कोल्ड चेन मेंटेन करना है, और दूसरा उसका स्पेसिफिक पीरियड रहता है। जब आप उसको फ्रिज से निकालते हैं तो उसमें कुछ एक पीरियड रहता है, 30 मिनट का, 40 मिनट का, ऐसे। और वहां भी इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि आपको वहां पे सनलाइट में नहीं ले जाना है। मींस अगर आप फील्ड कंडीशन में ले जा रहे हैं उसको, तो आपको वैक्सीन कैरियर में ही ले जाना है। लेकिन फील्ड कंडीशन में जनरली लोग क्या करते हैं, उसको हाथ में ले जाते हैं, हाथ में पकड़ के। अगर उसको हाथ में पकड़ के ले जाएंगे तो पूरे सनलाइट तो वहां पे वैसे भी पड़ रहा है, तो जहां पे उसका टाइम लिमिट दिए है कि भाई ये वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक बाहर में रह सकता है ओपन कंडीशन में, लेकिन अगर वहां पे ज्यादा हीट रहेगा तो आधे घंटे भी वो सस्टेन वहां पे नहीं करेगा। एक तो रही ये, तो रही एक चीज। और दूसरी चीज में देखने में ये मिलता है फील्ड कंडीशन में कि अगर हमको 100 एनिमल्स को लगाना है, लेकिन चूंकि कई बार वैक्सीन बहुत छोटे छोटे आते हैं, 30 ml का, 40 ml का, 50 ml का, इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं कि सारे जो अपने वैक्सीन है जिसको हमको डिसॉल्व करना है उसको एक साथ डिसॉल्व कर देते हैं। सारे जो पाउडर को एक साथ डिसॉल्व कर दी, उसको हम फिर कैरी करके ले गए। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा टाइम तक उसको डिसॉल्व करके रखेंगे तो उसकी पोटेंसी फिर खत्म होने लग जाती है। मींस उसका जो इफेक्टिवनेस है वो काफी कम हो जाता है। ऐसे में प्लीज ये गलती आप कभी भी ना करें। पहली तो ये कि आप उसको सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज ना करें, दूसरा एक साथ उसको बिल्कुल भी डिसॉल्व ना करें। आप उसको देख लीजिए कि कहीं पर्टिकुलर जगह में जा रहे हैं तो कितना एनिमल है, उसी हिसाब से उसको आप डिसॉल्व करें, और एक बार जब वो खत्म हो जाता है तभी आप दूसरे मेडिसिन को निकालें और उसको फिर डिसॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रॉन्ग साइड ऑफ इनोकुलेशन। मींस जब वैक्सीन हम लगाते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वैक्सीन के जो रैपर रहता है उसके बाहर में उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि आपको इस वैक्सीन को किस जगह में लगाना है। मींस आपको मसल्स में लगाना है कि उसके त्वचा में लगाना है, मींस इंटरमस्कुलर लगाना है, सब क्यूटिनिस वहां पे लगाना है। तो प्लीज एक बार वैक्सीन लगाने से पहले इसको जरूर पढ़ ले और इंश्योर कर ले कि ये मसल्स में लगाने के लिए वैक्सीन है कि ये वैक्सीन उसके त्वचा में लगाने के लिए है। और अगला पॉइंट है अंडर डोजिंग। ये फील्ड कंडीशन में काफी देखने को मिलता है। होता क्या है कि अगर हम अपने वैक्सीन को लेकर दूर जा रहे हैं कहीं वैक्सीनेशन करने के लिए, हमारे पास में अगर एक ही वायल है, सपोज एक ही वायल है, तो लोग क्या करते हैं कि उस पूरे एनिमल में इसको लगाने के लिए वो अपना डोज कम कर देते हैं। वो पहले तो देख लेते हैं कि वैक्सीन भाई इसमें कितना है, लग रहा है कि इसमें वैक्सीन हमारा 20 ml है, लेकिन हमारे पास एनिमल्स कितना है, हमारे पास एनिमल 10 है और हमको लगाना है इसको 2 ml है। तो लोग क्या करते हैं कि सारे एनिमल्स उसको लगाने के लिए इसका डोज को 1 ml कर देते हैं। ये मैंने देखा है कई बार, ये होता है फील्ड कंडीशन में कि लोग सारे एनिमल्स में लगाने के चक्कर में डोज को कम कर देते हैं। यहां पे प्लीज अगर डोज थोड़ा ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी डोज को कम ना करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में आता है और उसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में वो एनिमल के बॉडी में जाके वो काम करता है। और ऐसे कंडीशन में आप उसके डोज को कम कर देंगे तो बिल्कुल भी वो काम नहीं करेगा, और यहां पे वैक्सीन फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां पे एक चीज को मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये मैंने देखा है फील्ड कंडीशन में, अगर हमको किसी एनिमल्स को 2 ml लगाना है तो एग्जैक्टली हम 2 ml ही उसमें लेते हैं। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए, उसका थोड़ा सा 2.5 ml ले लो, उतना चल जाता है। क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है फील्ड कंडीशन में कि जब हम एनिमल्स को लगाने जाते हैं तो एनिमल्स को हिलने की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ मेडिसिन बाहर गिर जाता है। ऐसे में ये भी अंडर डोजिंग का काम फिर करता है। आपको लगता है कि आप तो 2 ml तो लिए हैं आप सिरिंज में, लेकिन एनिमल्स के मूवमेंट की वजह से कहीं आपका कई बार होता है कि सिरिंज से निडल अलग हो जाता है, और कई बार आप जैसे ही उसको पुश करने वाले होते हैं, एनिमल्स अच्छा जोर से जब हिलता है तो वो बाहर आ जाता है। ऐसे में उसका कुछ ना कुछ अमाउंट बाहर गिरता है। तो ऐसे में ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा उसमें सीरीज में ज्यादा लें दवाई को, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी गिरे तो फर्क ना पड़े, क्योंकि आपको तो पता है आप उसका डोज ऑलरेडी पहले से ज्यादा लेके रखे हैं। ये आप वहां पे जरूर इंश्योर करें। इसका अगला है, बूस्टर इज नॉट यूज्ड वेयर एवर इंडिकेटेड। इसमें जब हम एक वैक्सीन लगाते हैं तो उसके कुछ दिन बाद में, जैसे अगर हम ईटी लगाते हैं उसके 15 दिन बाद में, या जब हम एफएमडी लगाते हैं तो उसके 6 मंथ बाद में हमको उसका बूस्टर डोज देना होता है। बूस्टर डोज मींस उस पर्टिकुलर वैक्सीन को हमको रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे जहां पे लिखा रहता है कि आपको बूस्टर डोज यहाँ पे जरूर देना है, वहां पे प्लीज आप निश्चित रूप से इंश्योर करें उसको बूस्टर डोज देने का। अगर आप उसको बूस्टर डोज नहीं देते और एक बार उसको वैक्सीनेशन करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमको उस एनिमल के बॉडी में उस पर्टिकुलर जो वैक्सीन लगा है उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को। अगर आपको बोला जा रहा है इसको 15 दिन में बूस्टर देना है तो निश्चित रूप से देना है। ऐसे में चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर डिसीज के फेल होने का और उस पर्टिकुलर एनिमल में फिर से वो बीमारियां होने का। चलिए, इसमें लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू हैवी चैलेंज डोज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट विद इन 7 पोस्ट वैक्सीनेशन।
कई बार अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि फार्मर्स एक बार जब अपने एनिमल्स को वैक्सीनेट करवा दी उसके बाद से वो निश्चिंत हो जाते हैं और उनको लगता है कि अगर आज मैं अपने एनिमल को वैक्सीनेशन लगवाया हूं तो कल से उसमें पूरी तरह से इम्यूनिटी आ जाएगा, मींस कल के बाद मेरे पर्टिकुलर एनिमल में बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सारे वैक्सीन है या जितनी सारी दवाइयां हैं उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसी स्पेसिफिक पीरियड में वो काम करना स्टार्ट करता है। अगर हम आज वैक्सीन दे रहे हैं, मीन हम तो आज उसको एंटीजन दे रहे हैं, तो जब ये पर्टिकुलर वैक्सीन एनिमल के बॉडी में जाता है तो उसको कम से कम 7 दिन लगता है उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए, और यही एंटीबॉडी उसको इम्यूनिटी देता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो ये जो 7 दिन का पीरियड रहता है, अगर आज आपके एनिमल्स को वैक्सीन लग रहा है तो उसके 7 दिन के बीच का टाइम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इस बीच में आपको इस एनिमल्स को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आप उसको वैक्सीन लगवा दिए और छोड़ दिए, अगर उस पीरियड में अगर किसी दूसरे एनिमल के कांटेक्ट में आता है जिसको ऑलरेडी वो इन्फेक्शन है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, एनिमल जब एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है तो उसका बॉडी अच्छा खासा काम करना स्टार्ट करता है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में शुरू के 7 दिन में उसका इम्यूनिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप उस पर्टिकुलर एनिमल को दूसरे ऑलरेडी डिसीज एनिमल के साथ में एक्सपोज करेंगे तो इनको भी, जो हेल्दी एनिमल, उनको भी डिसीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पीरियड में 7 दिन में आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान देना है, और इस 7 to 14 डेज का पीरियड रहता है जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनता है, उसके बाद भी एनिमल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो पाता है।